स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, क्योंकि सिक्योरिटी कमेटी ने बुलाया था कोर कमांडर को खत लिखकर कि वो आए और आकर ब्रीफिंग दें सिक्योरिटी के मामलात पे। अब वो बता रहे हैं कि उसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया है कि कोर कमांडर से ब्रीफिंग ली जाए। हम आइन की किताब के तहत काम करते हैं, हम किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक नहीं रखते जो आइन की किताब के ऊपर खड़ा है, कोर कमांडर हो या कोई भी। हम उससे इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकते हैं। रूल्स के तहत हम किसी को भी ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, कोर कमांडर को भी कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, यहाँ आईने पाकिस्तान है। कोर कमांडर मुनासिब समझेंगे तो अपने इदारे से राय ले लेंगे। हम ये समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए और ब्रीफ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी जो हमने खत लिखा है कोर कमांडर को वो आइन के मुताबिक लिखा है, गलत नहीं लिखा। हम कतई किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक नहीं रखते जो आइन के ऊपर ही खड़ा हो जाए, चढ़ जाए। और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है तो आइन के मुताबिक ही चीजें चलेंगी। हमारे सूबे में 25 साल से ऑपरेशन जारी है, 2001 से। सूबे में 5 डिवीजन फौज है, दलेर किस्म के जर्नैल उनको लीड कर रहे हैं। फिर 25 साल से हम नाकाम क्यों हैं? इस नाकामी की वजूहात की बिना पर कोर कमांडर को ब्रीफिंग के लिए बुलवाया। ये पाकिस्तान की फोर्स है, बैरूने मुल्क से नहीं आई हुई। यानी मैं लुबे लुबाब को बता रहा हूँ, इस तरह उन्होंने कहा कि जनाब कामयाबी तो मिली नहीं अभी तक, आगे आपको मिलेगी, उसके ऊपर आके बात करें। और पीछे क्यों नहीं मिली उसके बारे में हमें ब्रीफिंग दें ताकि आगे बढ़े और जो हम कहते हैं वो भी सुने। तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है जो स्पीकर ने लिया। देखते हैं इसके ऊपर रद्देमल क्या आता है, क्योंकि डीजीआई एसपीआर ही नॉर्मली ऐसी चीजों का जवाब देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर है, वो तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान की तरफ है। तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान का इजलास होता है और वो एक बड़ा अहम मुतालबा कर देते हैं हुकूमत से। तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान ने खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत हाल, खसूसन मशरिक़ वस्ता में बहरानी कैफियत पर पार्लिमान के जॉइंट सेशन का मुतालबा कर दिया। देखिए यहाँ पे पार्लिमान फैसले नहीं कर रही, यहाँ पे हुकूमत फैसले नहीं कर रही, यहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना फैसले कर रहे हैं, ना वो इन फैसलों का बोझ उठा सकते हैं। फैसले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और वो फैसले अपनी मनमानी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और जो फैसले वो कर रहे हैं उसके जरिए से वो आलमी सतह पे अपने आप को रेलिवेंट कर रहे हैं, अपनी जाती रेलिवेंसी को वो बढ़ा रहे हैं। तो उनके फैसलों का बोझ तो आएगा सियासी क़यादत के ऊपर, लेकिन वो उठाएंगे नहीं और पार्लियामान के अंदर डिस्कशन हो नहीं रही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने एक मुतालबा किया कि पार्लियामान का ज्वाइंट सेशन बनाया जाए। जंग अजीम दोम के बाद का इंटरनेशनल ऑर्डर जवाल पजीर है, जहां इसराइली जारहियत और फलस्तीनी मुसलमानों की नस्लकुशी और यूनाइटेड स्टेट्स के लातीनी अमेरिका में तर्ज अमल ने इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियां बखेर दी हैं, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा को भी बेमानी कर दिया है। ऐसे में हुकूमत खारजा पॉलिसी और उभरती हुई बहरानी कैफियत पर पार्लियामान का फौरी जॉइंट सेशन बुलाए और इज्तिमाई शऊर और दानिश के जरिए से एक कौमी पॉलिसी मुरतब दी जाए। हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ भी साम्राजी और इस्तेमारी कुव्वतें घेरा तंग कर रही हैं और मगरबी मीडिया के तवस्सुत से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसको बुनियाद बनाकर हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान की खुद मुख्तारी पर जरब लगाई जा सकती है। पाकिस्तानी अवाम में तशवीश है और तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान तजवीज़ करती है कि हुकूमत इस सारी की सारी जो बहरानी कैफियत है संजीदगी से इसके ऊपर खित्ते के असरात और पाकिस्तान के ऊपर जो इसके असरात होंगे, एक इजलास पाकिस्तान बुलाए और हमसाया ममालिक का इजलास भी बुलाए ताकि एक मुश्तरका लाएअमल भी तरतीब दिया जा सके। तो अब तो इन्होंने कहा ज्वाइंट सेशन पार्लियामान का होना चाहिए। देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे दानिशवर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, टाउट्स किस्म के लोग हैं, वो ये बार बार कहना चाह रहे हैं या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला कर दिया अमेरिका ने तो इसका पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। यानी वो बार बार ये तासुर देते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है और ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है, पाकिस्तान को इसमें फायदा होगा। मेरे ख्याल में ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें आइडिया नहीं है। लेकिन जंगें जो है ना वो जर्नैलों को सूट करती हैं, फौजों को सूट करती हैं, या कुछ हुक्मरान है उनको सूट करती हैं, सौदा बेचने के लिए मिल जाता है उनको इलेक्शंस में। अवाम को कभी भी जंग सूट नहीं करती, अवाम को, गरीब मुल्कों को जंग हमेशा नुकसान पहुंचाती है। देखिए इन्हीं ख्वाहिशात के साथ हम अमेरिका को घेर घार के ले आए थे पहले और अरब ममालिक को घेर कर ले आए थे अफगानिस्तान में। हमने पहले यहाँ पे एक जहाद लड़ा, फिर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी और इस चक्कर में हमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हमने 1 लाख के करीब लाशें उठा ली, बलूचिस्तान में हमने कोई 10,000 लाशें उठा ली, क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आ गया, खौफनाक किस्म की मंशियात पाकिस्तान में आ गई,
पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब किस्म की लाकानूनियत आ गई, और ये सारा कुछ हमारे जर्नैलों की पॉलिसियों की वजह से हुआ। वो जो जर्नैल थे उनके बच्चों की शुगर मिले आज, उनके पास पैसा ही पैसा है, वो आज भी इक्तदार में है, मौजों में है, जो उन जंगों के दौरान इस्तेमाल हुए। जर्नैलों की तो मौजें लग गई, उनके बच्चों की भी, लेकिन कौम वो आज भी अपना खून बहा रही है। फौजी जवान वो आज भी अपना खून बहा रहे हैं। देखिए, उन जर्नैलों के बच्चे अरब खरबपति हैं। जो फौजी जवान शहीद हो गए उनका कौन पूछेगा? उनके बच्चे तो रुल गए। कितना संभाल सकती है रियासत उन्हें? एक हद से ज्यादा आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन जर्नैलों की तो वो कई कई नस्लों का पैसा वो लोग छोड़कर गए हैं, और हमने ये देखा है। तो जंगें जर्नैलों को फायदे देती हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फायदे देती हैं, आम आदमी को नहीं देती। जब भी आपके हमसाये में जंग आएगी, आपके ऊपर उसके असरात आएंगे। ईरान में जंग आएगी, चंद लोगों को फायदा होगा, इंटरनेशनली आपकी रेलिवेंसी बढ़ जाएगी, कुछ डॉलर वॉलर आ जाएंगे, कुछ लोगों ने फिर माल बना लेना है, कुछ अड्डे वड्डे, कोई लेन देन, कोई ये चीजें चलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर खित्ते के अंदर आपका एक हमसाया मुल्क और डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो याद रखिएगा ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ईरान के ऊपर तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका मिसाइल का जो एक निजाम है वो इजराइल तक जाता है, जाके वहां पे अटैक कर सकता है, यूरोप तक जाता है या अमेरिकन अड्डों तक जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान को भी टैकल करना है, बारी बारी सबकी बारी। ये बात आज से नहीं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रही है कि जब भी कभी ईरान की बारी आएगी तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। आप चाहे जो मर्जी करें, जैसे मर्जी सोचें, जो हकायक जानने वाले लोग हैं, जो तज्जिया करते हैं, वो ये बात कहते रहते हैं। तो ईरान में अगर सिचुएशन डिस्टेबल हो जाएगी तो पाकिस्तान पे उसका असर पड़ेगा, और जो इसराइल का या जो दीगर फोर्सेज हैं उनका एक असर रसूख पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक आ जाएगा, ये तज्जियाकार कह रहे हैं। अब इससे बचना कैसे है? ईरान के अंदर हालात बेहतर रहने चाहिए। ईरान ने एक वार्निंग भी दी है, उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम मजबूरन सऊदी अरब में, कतर में और यूएई में जो अमेरिकी अड्डे हैं उन्हें तबाह कर देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि स्टारलिंक को गैर कानूनी तौर पे चलाया जा रहा है ईरान में। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि डिवाइस के बगैर वो चल नहीं सकती, स्टारलिंक के लिए डिवाइस चाहिए होती है। तो ईरान ने छापे मार के बहुत बड़े पैमाने पर जो स्टारलिंक की डिवाइसेज हैं, जो इंटरनेट के लिए इलॉन मस्क का एक इंटरनेट का सिस्टम है, बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ा शानदार, बड़ा कमाल वो काम करता है, और दुनिया को हिलाकर रख दिया इलॉन मस्क ने, जिस तरह उसने स्टारलिंक के जरिए से दुनिया को जोड़ा है। तो वो बहुत सारी डिवाइसेज ईरान ने पकड़ी हैं, और अपने फौजी जैमर्स के जरिए से कोशिश भी कर रहे हैं वो लगातार कि वो जैमर्स लगा के इंटरनेट को शट डाउन रखें जहां वो चाहते हैं कि वो शट डाउन रहे। नादरीन, एक और चूरन पाकिस्तानियों को बेचा जा रहा है। ये चूरन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जहाज बेचेगा और अमीर मुल्क बन जाएगा। ये जो एयरफोर्स के जहाज होते हैं, जेट तैयारे, दुनिया का कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो जेट तैयारे बेचकर अमीर मुल्क बन गया हो। हाँ, ये जरूर है कुछ पैसे वैसे आ जाते हैं जेट तैयारे बेचने से, लेकिन मुल्क अमीर होते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से। जो चीजें करोड़ों अरबों लोग खरीदते हैं उनको बेचकर मुल्क अमीर होते हैं। यहां आपको कुछ पैसा आ जाएगा, आपकी एयरफोर्स को फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, 1.5 से 2 दर्जन तैयारे बना सकता है एक साल में, और वो भी इस सूरत में कि आपको चाइना से और रशिया से इंजन और एवियोनिक्स और दीगर जो आपके पुर्जे हैं वो सारे आपको वहां से मिलते रहे। तो ज्यादातर पुर्जे आपके वहां से आते हैं, उनकी सप्लाई अगर होती रहे तो आप 1.5-2 दर्जन बना लेते हैं। अब अगर आपको 10-12 मुल्कों को तैयारे देने हैं तो आपको 200-250 तैयारा तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान को खुद अभी 50 तैयारे मजीद चाहिए, कम से कम पाकिस्तान को 2 साल तो तैयारे अपने पास रखने हैं। तो क्या ये ममालिक इतना अरसा इंतजार करेंगे? और अगर आप 1 से 2 दर्जन तैयारे बेचते हैं हर साल, तो आपको कितना पैसा बचता है? आपको 4-5 अरब या 7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर आपको टोटल कमाई हो जाएगी। तो आपने इसमें से पहले लागत निकालनी है कि ये बनते कितने के, बिकते कितने के। यानी ये कोई सस्ता नहीं बनता, बहुत पैसा इसको बनाने पे लगता है। फिर उसके बाद जो पुर्जे आप खरीदते हैं वो आपके शराकतदार हैं, वो भी इसके अंदर हिस्सेदार हैं। आप बहुत भी छलांग लगाएंगे, आप 1-1.5 अरब डॉलर के तैयारे बेच लेंगे, लेकिन ये बेच कौन रहा है? पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है। तो एयरफोर्स के लिए तो 1-1.5 अरब डॉलर बहुत पैसा हो जाएगा। यानी इस 1-1.5 अरब डॉलर में एयरफोर्स जो है वो अपने लिए ठीक ठाक तैयारे तैयार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत 1-1.5 अरब डॉलर से खड़ी होगी नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी लगभग 30 से 40 अरब डॉलर बेचते हैं हर साल, तो उससे मईशत खड़ी नहीं हो रही। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 से 40 अरब डॉलर के बीच में रहती हैं। नवाज शरीफ के दौर में हमेशा कम हो जाती हैं, अभी फिर कम हो रही हैं, लेकिन उससे भी आपकी मईशत खड़ी नहीं हो रही। तो ये 1-1.5 या 2 अरब डॉलर अगर आपके पास इजाफी आ जाएगा तो ये लोग आपको कहानियां सुना रहे हैं, कहानियां सुने, आप चुप करके एंजॉय करें। लेकिन ये उतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी की जा रही है। और क्यों की जा रही है मैं वजह आपको बताता हूं। पाकिस्तान में एक मायूसी है, एक बेचैनी है।
पाकिस्तानियों को लगता है कि हम एक गड्ढे में फंस गए, इसमें से हम नहीं निकल सकते। अब ये मुख्तलिफ सहाफियों की, दानिश्वरों की और सियासतदानों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोगों को उम्मीद दें। अब ये लोगों को झूठी उम्मीद दे रहे हैं, झूठी उम्मीद दे रहे हैं, और हालत इनकी ये है कि सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है उस मुल्क में जहां पे इजाफी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। और अब इनके पास आईपीपीज को देने के लिए कभी कहते हैं तेल नहीं है, कभी कहते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, कभी कहते हैं जी वो बिजली हम खरीद नहीं सकते, इतनी महंगी है। तो फिर आप उनको बिजली खरीदे बगैर पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल तो ये भी पैदा होता है। तो ये इनके हालात हो गए हैं कि सर्दियों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग करने वाले कह रहे हैं कि हमने मायूसी दूर करनी है। कैसे करनी है भाई? रोजाना की बुनियाद पे लोग कहते हैं जनाब बिल्कुल मायूस ना हो, पाकिस्तान पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, और आसिम मुनीर साहब लेकर जा रहे। उनका काम ही नहीं है भैया, अल्लाह के बंदो, आसिम मुनीर का ये काम ही नहीं है। मईशत की उनको अलिफ बे का भी नहीं उनको पता। मैंने बीएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो एफएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो मुझे थोड़ा बहुत जो इल्म है, जिन चीजों का मुझे पता है, और जो हम लगातार हम रिसर्च का काम करते हैं। मेरी टीम में 2 लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत एक्सपर्ट हैं। हम कई लोगों से बात करने के बाद किसी छोटे मोटे ओपिनियन पे पहुंचते हैं। हमारा कोई क्लेम नहीं है, तो एक ऐसा आदमी जिसका इसमें काम ही कोई नहीं है, वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर सकता है? बिला वजह ना वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबके पाँव, सारे लगे हुए दिन रात जूते पॉलिश करने, लगे हुए दिन रात जूते पॉलिश करने, और वो चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तान भी ये करे। तो पाकिस्तानी तो अब ये नहीं करते जो दिखाई दे रहा है। नादरीन, आज भी अडियाला में मुलाकात ना करवाने का दिन है। मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आज भी मुलाकात ना करवाने का दिन है। जब तक आप हुकूमत को गिच्ची से अवाम नहीं पकड़ेगी, तब तक इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से, वकला से या लीडरशिप से नहीं होगी। जब तक इनको गिच्ची से नहीं पकड़े, इनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। विदाउट प्रेशर उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता इससे। नादरीन, साद रिजवी के बारे में उनकी पार्टी ने जब दावा किया कि अब वो एजेंसियों की हिरासत में है, तो मैं फिर आपको चंद चीजें बताता हूं। चंद दिन पहले मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी कि साद रिजवी कहां है, इन भाइयों के हवाले से। मैं सारी डिटेल तो आपके साथ शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ये हैं पंजाब में। ये झूठ है कि कोई कहता है जी वो कश्मीर चले गए, कोई कहता है जी खैबर पख्तूनख्वा चले गए, सब झूठ है। रिजवी बरादरान को पंजाब से बाहर नहीं ले जाया गया, वो पंजाब के अंदर मौजूद है। और एक और बात बताता हूं, बहुत ज्यादा ट्रेवल भी नहीं करवाया गया। एक और बात बताता हूं, सेफ हाउस टाइप जगह है जिसके अंदर उनको रखा गया है, और उन्हें वहां डॉक्टर की सहूलत भी मयसर है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन क्रैकडाउन हो रहा था उस दिन साद रिजवी साहब से, उनके लोगों से मेरी बात हुई थी, और वो ये बता रहे थे कि काफी लचक उनके मौक़िफ़ में थी। वो कह रहे थे हम बात करना चाहते हैं, जो हुकूमत की जायज बातें हैं वो सारी मान लेते हैं, हम अभी यहां से अपना एहतजाज भी वापस ले जाते हैं, और मुस्तकबिल में हम हुकूमत के साथ एक तरीकाकार बना लेते हैं, हमें मत मारो। तो काफी हद तक कंप्रोमाइज उन्होंने उस दिन कर लिया था अपने मौक़िफ़ पे। उन्होंने अपना एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया था। जो अमेरिका की एम्बेसी जाने का उनका एक ऐलान था, वो उन्होंने वापस ले लिया था। उन्होंने इस्लामाबाद जाने का इरादा भी तर्क कर दिया था, वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। इन चीजों पे उन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज कर लिया था। वो कह रहे थे जी हम ठीक है, अभी लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चंद दिन पहले तक कुछ मुतालबात जो रिजवी साहब से किए गए हैं, उन्होंने वो नहीं माने। मैं कुछ मुतालबात की बात कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें तो उन्होंने पहले ही लचक दिखा दी थी कि ये चीजें हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ मुतालबात ही ऐसे भोंडे किस्म के होते हैं बाज़ औक़ात। तो वो मुझे अब ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी एक मामले के ऊपर मुतालबात ऐसे हैं जहां पर उन्होंने कहा जी अब ये ज्यादती है, ये ना करें आप। तो ये अब ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया, मैं अब नॉट श्योर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास 2 जराए से पहुंची है उसके मुताबिक हैं वो पंजाब में, और वो ज्यादा दूर भी नहीं उनको ट्रैवल करवाया गया। बहरहाल देखिए, अब उनको ट्रैवल करवाएंगे तो अगली खबर निकलेगी। जब तक ये अंदर दबा के रखते हैं तब तक तो खबरें नहीं निकलती। लेकिन इतनी खबर मैंने आपको पहले दिन दे दी थी कि वो एजेंसियों की हिरासत में है। नादरीन, एक दावा किया गया, और ये दावा बार बार किया गया, बार बार ये दावा किया गया कि जनाब पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात आलमी सतह पे हो गए, और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बहुत पजीराई मिल रही है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दावा किया जी हमारे पासपोर्ट को कदर की नजर से देखा जा रहा है, हमें दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग मुल्क के तौर पे देखा जा रहा है, इमिग्रेशन के काउंटर्स के ऊपर हमें बहुत इज्जत मिल रही है। बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया अपने पास, और जिस तरह इन्होंने उनकी तारीफें की, इन्होंने बहुत दावे किए। शहबाज शरीफ ने वो वजीर आजम बने तो 2025 में उन्होंने लगभग 2 महीने महंगे तरीन दौरों में पाकिस्तान से बाहर गुजारे। यानी वजीर आजम एक ऐसे मुल्क का जो मसाइल में घिरा हुआ है, उस मुल्क का वजीर आजम सरमायाकारी लाने के लिए 2 महीने साल में से पाकिस्तान से बाहर गुजारता है, और महंगे तरीन दौरे करता है, टब्बर लेके जाता है, बंदे लेके जाता है, रश लेके जाता है, और खसूसी परवाजों पे जाता है, अवाम का पैसा उड़ाता है, करोड़ों अरबों रुपया लगा देता है दौरों के ऊपर, और मिलता क्या है? टका भी नहीं मिलता। कोई पैसा पाकिस्तान के अंदर नहीं आता इस आदमी के दौरों के नतीजे में।
और हर बार ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं मगर मिलता कुछ नहीं है। जिन ममालिक से इन्होंने ताल्लुकात बनाए उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीजे या तो मुश्किल कर दिए या उन पर पाबंदी लगा दी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, इनके सबसे अच्छे ताल्लुकात गल्फ रीजन के अंदर यूएई के साथ है। यूएई पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दे रहा, सबको पता है। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात ओमान के साथ है। वहां पता चला कि इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारे लोगों को वीजे देना बंद कर दें, पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं, वहां भी वीजे नहीं मिल रहे। सऊदी अरब ने रिकॉर्ड बंदे पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए हैं सऊदी अरब से, उधर भी प्रॉब्लम आ गया। यूरोप ने कई सरकारी मुलाजमीन के वीजे मनसूख कर दिए, दिए नहीं उनको वीजे, मुस्तरद कर दिए दरखास्तें। और कोई पुलिस वालों की तो ये कहकर उन्होंने मुस्तरद कर दी मुबैना तौर पे कि आप लोग तो जुल्म में मुलव्वस हैं, यानी इंसानी हुकूक की पामालियों में आप मुलव्वस हैं, लिहाजा आपको तो वीजे नहीं मिल सकते। उनके वीजे ही मुस्तरद कर दिए। तो बिलाखिर अमेरिका ने भी दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान के वीजा पर पाबंदी लगाई। अब पाकिस्तानियों के ऊपर एक पाबंदी अमेरिका ने भी लगा दी, और मुल्कों पर भी लगाई, लेकिन पाकिस्तान पे भी लगा दी। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भारत के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ मेरी खटपट चल रही है, लेकिन भारत पे पाबंदी नहीं लगाई। और पाबंदी किस पे लगा दी? पाकिस्तान पर। ट्रंप साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफें करते हैं, पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। नोबेल के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उन्हें नामजद करते हैं, पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। हम शुरू से ही आपके साथ हैं हर मामले पे, ये यकीन दहानी आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब करते हैं और पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। आलमी लेवल पर पॉलिश करता है हमारा वजीर आजम, हत्ता कि जो गैर मुल्की मीडिया है वो शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का नाम दे देता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाबंदी पाकिस्तान पे लगाता है, इंडिया पे नहीं लगाता। इसराइल और फलस्तीन पर अपना मौकिफ ही पाकिस्तान ने बदल लिया अमरीकी ख्वाहिश को देखते हुए, लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लग गई। हमास पर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। मादनियात का ब्रीफकेस लेकर पहुंच गए, जाके सामने रख दिया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। अमरीकी एम्बेसी की तरफ बढ़ने वालों को मुरीदके में उनका कत्लेआम करवा दिया गया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पे लग गई। दिन रात खुशामद की, हत्ता कि अमरीकी ज्यूश कांग्रेस से भी उनके जो चेयरमैन है उनसे भी जफियां डाल ली, लेकिन पाबंदी भारत पे नहीं, पाकिस्तान पे लग गई। हम अमरीकी असला रिकवर करने की अफगानिस्तान में और हमास से उसको गैर मुसल्लह करने की अर्जियां अमेरिका को डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा रहा है। ये है इनकी टोटल औकात और ये है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी और उसकी कामयाबी। जब इमरान खान साहब से मोहम्मद बिन सलमान ने पूछा ना कि आपको क्या चाहिए, उसने कोई जाती चीज नहीं मांगी। उसने नहीं कहा कि मेरे आर्मी चीफ को सपोर्ट करो, इसको एक्सटेंशन देनी है या इस्तिस्ना देना, ये नहीं किया। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि मेरे मुखालिफिन को कुचलने में मेरी मदद करो या मेरी इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर आप आंखें बंद रखो, नहीं। इमरान खान ने कहा कि मेरे लोग आपकी जेलों में कैद हैं, मेरे पाकिस्तानी जो आपके मुल्क में उनका एहसास करो, उनका ख्याल करो। और यही बात इमरान खान ने की और बाद में मोहम्मद बिन सलमान ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। जो वादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया वो उन्होंने पूरा किया।